नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार आपके बीच छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। यहां बस्तर के नक्सल मोर्चे पर पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ में आज सुबह सुरक्षा कर्मचारियों ने, जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है। ये आंकड़ा पिछले काफ़ी समय का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि 27 मार्च की शायद बात है। 27 मार्च यानी बहुत समय नहीं हुआ है। 6 नक्सलियों को और मारा था पुलिस ने, इसी बीजापुर के इलाके में मारा था, जिस बीजापुर जिले में आज ये एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है। अब इसको समझने की ज़रूरत है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में नक्सलियों ने शुरुआत से ही छांट छांट कर भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारना शुरू किया। भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार नरमी बरतती थी नक्सलियों के साथ में और नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए जब भाजपा की सरकार आई, नक्सलियों को ये मालूम है कि कार्रवाई होगी, तो उन्होंने भाजपा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को मारना शुरू किया है। भाजपा के लिए ये तकलीफ और शर्मिंदगी की बात थी कि उसकी सरकार आते ही इस तरह से उसके कार्यकर्ताओं को, गांव के दूसरे लोगों को भी मारा गया, लेकिन भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को भी मारा गया। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद जो नागरिक हैं, जिनमें नेता भी शामिल हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, आम जनता भी है, 21 लोग मारे हैं नक्सलियों ने। 21 लोग और 51 लोगों को, जिसमें आज सुबह के 8 से 9 लोग शामिल हैं, ऐसे 51 लोगों को सुरक्षा बलों ने मारा है जो कि नक्सली हैं। इनमें से कुछ के बारे में नक्सलियों ने आपत्ति जारी की है और कहा है कि ये फर्जी मुठभेड़ है। जिनको मारा गया है उनसे नक्सली संगठन का कुछ लेना देना नहीं था, ये गांव के बेकसूर लोग थे। लेकिन ये विवाद हमेशा से चलते रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बल जिनको मार रहे हैं वो सच में नक्सली हैं, कि नक्सली वर्दी पहना दी गई है, कि नक्सलियों के लिए कोई छोटा मोटा काम करने वाले लोग थे, हथियारबंद नक्सली नहीं थे वो। ये विवाद हमेशा चलता है, ये आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बस्तर के जंगलों के जिन इलाकों में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ होती है, वहाँ आम जनता की बहुत पहुँच नहीं रहती है। जब गोलियां चलती है तो गांवों में भी लोग घरों से नहीं निकलते। एक वक्त ये भी होता था कि जब नक्सलियों ने किसी एक जाल बिछाकर, एम्बुश लगाकर सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में जब मारा और कामयाब हो गए मारने में, और उनको अभी दिख रहा है कि अभी बाकी सुरक्षा बल या पुलिस जल्दी नहीं पहुंचेंगे, तो लाशों के आसपास से वो हथियार, कारतूस, वायरलेस, इन सब को उठाकर ले जाते थे। इसके लिए वो गांव के लोगों को, जिनमें बड़े भी शामिल होते थे, बच्चे भी शामिल होते थे, उनको बुलाकर इस काम में लगाते थे कि उठाओ ये बंदूकें, उठा के एक तरफ रखो, ये गोलियां निकाल के एक तरफ रखो। बुलेट प्रूफ जैकेट भी शायद कभी कभी वो ले गए हैं। अभी जो हुआ है आज सुबह की जानकारी मैं आपको दे दूं, ये बीजापुर जिले में लेंड्रा का जंगल है, उसमें 6 बजे सवेरे से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। इसमें जिले की पुलिस भी शामिल थी, एसटीएफ शामिल थी, कोबरा बटालियन शामिल थी और सीआरपीएफ जो कि केंद्रीय बल है वो भी शामिल था इसमें। पुलिस के हाथ अब तक 9 लाशें लग चुकी हैं। अब तक का मतलब ये है, मैं दोपहर को 3 बजे के करीब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 3 बजे तक पुलिस के हाथ 9 लाशें लग चुकी हैं। कुछ हथियार भी मिले हैं, एक LMG लाइट मशीन गन मिली है, एक BGL लॉन्चर मिला है जो कि हथगोले, हैंड ग्रेनेड को लॉन्च करता है। इसको ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि पुलिस की कोई बटालियन हो, सुरक्षा बल एक साथ हो, वहाँ पे अगर नक्सली BGL लॉन्चर से अगर कोई हथगोला फेंक देंगे तो उससे तबाही बहुत बड़ी हो सकती है।
ये लॉन्चर हाथ से भी बनाते हैं नक्सली कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर जब पुलिस या सुरक्षा बल के लोग मारे जाते हैं वहाँ से उठा के भी ले जाते हैं इसको। तो जब उठा के ले जाते हैं ऐसा उसको बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वो हाथ के बने हुए ग्रेनेड लॉन्चर के मुकाबले ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा सफाई से, बारीकी से हथगोले फेंकने वाले रहते हैं। उससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है सुरक्षा बलों पर। ऐसा भी एक BGL लॉन्चर यहाँ पे मिला है। पुलिस का कहना है कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। 9 नक्सलियों का मारा जाना बड़ी बात है। अभी 27 तारीख को 6 लोगों को और मारा गया था। 52 नक्सली अभी तक छत्तीसगढ़ के बस्तर में मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा है अभी तक का, अभी तक यानी विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से। अब मैं लगे हाथों एक बात और बतलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने काम संभालने के बाद बहुत जल्दी ही एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि वे नक्सलियों से बातचीत के लिए हमेशा ही तैयार हैं। उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि जब जैसा मौका लगेगा वो उनसे बातचीत करने को तैयार रहेंगे। ये बड़ा खुला कहना था उनका। तब तक राज्य के मंत्रिमंडल ने भी ऐसा कुछ तय नहीं किया था, मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। अमित शाह ने बल्कि ये कहा था कि हम 2027 तक नक्सलियों को खत्म कर देंगे। उन्होंने केवल खत्म करने के मोर्चे की बात कही थी। शांति वार्ता की बात, समझौता वार्ता या किसी भी तरह की बातचीत की चर्चा किसी भी नेता ने नहीं कही थी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को छोड़कर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि विजय शर्मा के मुंह से वो बात गलती से निकल गई हो। उसके बाद उन्होंने 4 या 5 अलग अलग मौक़ों पर कैमरों के सामने भी इसी बात को दोहराया। एक बार तो उन्होंने बड़े खुलासे से कहा कि अगर नक्सली मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलने में अगर दिक्कत है, वो मुझको वीडियो कॉल कर लें, मैं वीडियो कॉल पर भी उनसे बात कर लूँगा। इतना उन्होंने कहा था। मेरी याद में पिछले 24 बरस में इतनी खुली बातचीत की चर्चा किसी गृह मंत्री ने पहली बार की थी। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि वो नक्सलियों से बात करने के लिए आधी रात को भी अकेले जंगल जाने को तैयार हैं अगर नक्सली इन शर्तों पर बात करना चाहें। लेकिन होता यह है कि मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री एक बार ये चर्चा जरूर करते हैं बातचीत की, उसके तुरंत बाद सरकार के अलग अलग तबकों से ये बातें आने लगती हैं। ये बात तभी हो सकेगी जब नक्सली हथियार डाल देंगे, ये बात तभी होगी जब नक्सलियों का भारत के संविधान पर भरोसा रहेगा। मुझको सोच के थोड़ी हंसी भी आती है। ये पिछली सरकार में भी, भूपेश बघेल की सरकार में मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा था उनसे बातचीत तभी हो सकती है जब भारत के संविधान पे उनका भरोसा होगा। भारत के संविधान पे ही भरोसा रहता तो वो एक हथियारबंद आंदोलन क्यों चलाते। उनका एजेंडा जो है, उनकी मांगें जो हैं, उसमें बहुत सारी मांगें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मांगें भी हैं उनमें। उनका तरीका हिंसक है, उनका तरीका हथियारबंद है, उनका तरीका अलोकतांत्रिक है। उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, उनको यहाँ के संविधान पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो आंदोलन चला रहे हैं वो। तो जो हथियारबंद आंदोलन है उस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, इसलिए चला रहे हैं वो। उनसे कहा जाए आप पहले देश के संविधान पे भरोसा करो फिर हम आपसे बात करेंगे, तो अगर उनका संविधान पे ही भरोसा हो जाएगा तो तुमको बात करने की जरूरत क्या है। तो अभी छत्तीसगढ़ की सरकार में जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो 4 बार 5 बार इन 100 दिनों में 4 बार 5 बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि वो नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुझको थोड़ी सी हैरानी भी हुई थी। मुझको लगा था कि क्या पूरी की पूरे राज्य शासन की मंजूरी उनके इस बयान को हासिल है, क्या उन्हीं की पार्टी के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, क्या उनकी सहमति अनुमति इसको लेकर है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि भाजपा के कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री
नक्सल मोर्चे को तो छोड़ दीजिए, किसी भी और नाजुक मोर्चे पर अमित शाह की सहमति अनुमति के बिना इतनी बड़ी कोई बात कहेंगे ऐसा मुझको लगता नहीं है। और ये तो नक्सल मोर्चे की बात है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला मुद्दा है। एक प्रदेश में नहीं है, आधा दर्जन प्रदेशों में नक्सली हैं। जब कभी इनसे बात होगी तो एक व्यापक स्तर पे बात होगी, तो केंद्र सरकार उसमें हिस्सा रहेगी ही रहेगी। तो जिसमें केंद्र सरकार हिस्सा रहेगी उस बात को किसी एक प्रदेश का गृह मंत्री कैसे कह सकता है? मुझको थोड़ा हैरानी हो रही थी इस बयान को देखकर, लेकिन मुझको धीरे धीरे समझ में आया कि शायद उनको अपनी पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री की एक सहमति हासिल है कि आप अपने स्तर पे ये बयान दो, अपने स्तर पर बातचीत की बात करो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक मैंने जो कहा ये नक्सल मोर्चे के बारे में कहा था मैंने, बस्तर में जो चल रहा है उसको लेकर, लेकिन आज की ही एक दूसरी घटना और है। आज खबर आई है, घटना कल शाम की है, सोमवार की शाम को बालाघाट में, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा है मध्य प्रदेश का बालाघाट में वहाँ के सुरक्षा बलों ने एक नक्सली महिला समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया है एक मुठभेड़ में। ये महिला जो है कवर्धा बालाघाट डिवीजन की एक सीनियर मेंबर थी नक्सलियों की। उस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारों ने लाखों रुपए का इनाम रखा हुआ था। लाखों यानी छोटा भी नहीं, 29 लाख रुपए का इनाम था। उसके साथ जो पुरुष नक्सली मारा गया है उस पर 14 लाख रुपए का इनाम था। हमारे संवाददाता राजनांदगांव से प्रदीप मेश्राम ने इस बारे में खबर दी है कि बालाघाट और कवर्धा दोनों इलाकों में इस नक्सल महिला क्रांति का बड़ा दबदबा था। तभी 29 लाख रुपए कई घटनाओं में शामिल रही होगी, घटनाओं में यानी कई तरह के हमलों में शामिल रही होगी, तभी उस पर 29 लाख रुपए का इनाम 2 प्रदेशों में था। ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, इनके बीच में भी कुछ काम करते हैं नक्सली। इधर दबाव बढ़ता है तो उधर चले जाते हैं, उधर दबाव बढ़ता है तो इधर चले आते हैं। तो ये कल की बात है कि ये 2 लोग वहाँ पर मारे गए हैं, ये एक घटना हुई है। लेकिन मैं इससे जुड़ी हुई एक दूसरी घटना बतलाना चाहता हूँ जो हथियारबंद मोर्चे से थोड़ा अलग है। ये घटना जो है ये भी राजनांदगांव जिले की घटना है। राजनांदगांव में जो जंगल का इलाका है जहाँ आदिवासियों की गतिविधियाँ चलती रहती हैं, मोहला मानपुर, वहाँ के एक आदिवासी नेता हैं सुरजू टेकाम, बड़े नेता हैं। उनके घर से पुलिस ने आज बारूद, डेटोनेटर और नक्सल सामानों की बरामदगी की बात कही है। आप मेरी भाषा पे ध्यान दीजिएगा, पुलिस का ऐसा कहना है कि उसने उनके घर से इन चीज़ों को बरामद किया है। पहले भी इनके बारे में कहा गया कि ये नक्सल मामलों में जुड़े रहते हैं, नक्सलियों से जुड़े रहते हैं, इनको पहले भी जेल भेजा जा चुका है। इस बार पोस्टर बैनर भी उनके घर से मिला है जो नक्सली कई बार लगाते हैं, शायद वैसा होगा। पुलिस का कहना है कि बारूद, डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिला है। मैं नहीं जानता ये बैटरी है कि कोई और चीज़ है, कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है, जो कुछ भी है। इनका कहना है पुलिस का कि सुरजू टेकाम जो हैं वो वहाँ पर आदिवासी मंच के जरिए नक्सलियों के समर्थन में रैली और आम सभा करते रहते हैं। उनके ऊपर पहले भी जन सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग अलग थानों में 5 अपराध दर्ज हैं। लेकिन जितना मुझको ध्यान पड़ता है, सुरजू टेकाम के ऊपर हथियार बंद होने का कोई मामला पहले नहीं है। नक्सल आंदोलन को समर्थन करने के मामले इनके खिलाफ दर्ज होना पुलिस ने बतलाया है। आज इनके घर से जिन सामानों की बरामदगी पुलिस बता रही है वो मैंने पढ़ के आपको सुनाए हैं। पुलिस का कहना है, वहाँ के एसपी वाईपी सिंह ने कहा है, हमारे संवाददाता को बताया है कि वामपंथी विचारधारा वाले हैं टेकाम। उनके घर से आपत्तिजनक नक्सल सामान मिला है। लोकसभा चुनाव के दौरान पोस्टर बैनर का इस्तेमाल करने के इरादे से वहाँ काफ़ी सामान रखा हुआ था। अभी ये मामला आज ही हुआ है, आज ही गिरफ्तारी हुई है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। जो पुलिस ने कहा है वो मैं आपको बतला दे रहा हूँ। जो बालाघाट में हुआ वो महत्वपूर्ण है, जो बस्तर में हुआ वो महत्वपूर्ण है,
और ये बिना हथियार बंद मोर्चा जो है, इसमें अगर किसी के घर से ऐसी बरामदगी पुलिस कह रही है तो वो आपको इसके साथ में जानना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। ये तो लगातार चल ही रहा है कि सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए अपने दरवाजे उसने खुले रखे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा, विष्णुदेव साय का भी एक बयान में देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि अगर वो गोलियों से बात करेंगे तो हम भी गोलियों से बात करेंगे, लेकिन अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इसका जो भी मतलब आप निकालें, मैं इसका मतलब ये निकालता हूं कि सरकार की तरफ से बातचीत की एक पहल की गई है। नक्सलियों को अगर लगता है कि सरकार से बातचीत करनी है तो उनको सामने आना चाहिए, उनको कोई ऐसे मध्यस्थ ढूंढने चाहिए जिसके ऊपर उनका भी भरोसा हो, सरकार का भी भरोसा हो। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल नहीं है। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सुकमा में कलेक्टर, बस्तर का जिला था सुकमा, वहाँ के कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन, उनका अपहरण किया था नक्सलियों ने। उनको छुड़ाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कुछ नक्सलियों के मनोनीत किए गए लोग थे, कुछ छत्तीसगढ़ सरकार के लोग थे। उसमें मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी रह चुकी निर्मला बुच, शायद चीफ सेक्रेटरी ही थी, वो भी थी। छत्तीसगढ़ में उस समय सुनील कुमार, यहाँ पर किस ओहदे पे थे मुझको याद नहीं है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी है, वो भी थे उसमें, उस कमेटी में। और भी लोग थे उसमें, प्रोफेसर हरगोपाल थे शायद, उसको भी नक्सलियों ने मनोनीत किया था अपनी तरफ से। ऐसे 4-5 लोग थे। लेकिन उस कमेटी ने एक आईएएस अफसर एलेक्स पाल को छुड़ाने के लिए नक्सलियों की जो जो शर्तें थी कि इन बेकसूर लोगों के ऊपर मामले ख़त्म किए जाएं, इनको जेल से छोड़ा जाए, ये नक्सली नहीं है, ऐसी ही मांगें थी उनकी। तो वो मांगें तब तक उन्होंने मांगी सरकार ने और इस कमेटी ने, जब तक कि एलेक्स पाल मेनन को छोड़ नहीं दिया गया। बातचीत का वो एक बड़ा मौका हो सकता था। हमने बार बार इस बात को अपने एडिटोरियल में लिखा था, कुछ एडिटोरियल में भी कहा है। नक्सलियों से बातचीत का एक सिलसिला उस कमेटी में शुरू हुआ था। वो एक बड़ा मौका था, 2012 की बात है ये रमन सिंह का दूसरा कार्यकाल चल रहा था, उस समय की बात है। 12 दिन तक एलेक्स पाल मेनन को नक्सलियों ने अपने कब्जे में रखा था, उनको छुड़ाया गया और इस कमेटी ने अपने काम को ख़त्म मान लिया। सरकार ने इस कमेटी को, नक्सलियों से बातचीत के इस चैनल को इस्तेमाल ही नहीं किया था। उस वक्त दिल्ली में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस वक्त छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। दोनों के बीच तालमेल अच्छा था, कोई दिक्कत कभी भी नहीं रही। लेकिन इस कमेटी ने एक आईएएस अफसर को छुड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। छुड़ाने के लिए शर्त के तहत जिन लोगों को छोड़ना था जेल से, जिनके खिलाफ मामले वापस लेने थे, वो लिया और इस कमेटी के काम को ख़त्म मान लिया। मेरा ये मानना है कि वो एक बहुत बड़ा मौका रमन सिंह की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार ये चूक गए थे उस मौके को। आज अगर कोई ऐसा मौका आता है तो मुझको ऐसा भरोसा है कि भाजपा के पास भी ऐसी जानकारी होगी कि नक्सली किन लोगों के नाम पर तैयार हो सकते हैं बातचीत के लिए। बातचीत होनी चाहिए। संघर्ष अलग चलते रहता है, हथियारबंद आंदोलन अलग चलते रहते हैं, ये मुठभेड़ जिसमें लोग आज मारे गए ये भी चलते रहेंगे। बातचीत इनके बीच अलग से जारी रह सकती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 51 नक्सलियों को तो मार दिया गया इतने दिनों में, लेकिन 21 लोग तो सिविलियन भी मारे गए, जो बस्तर के नागरिक थे, ग्रामीण थे। 21 लोग वैसे मारे गए। अभी मेरे पास ये आंकड़ा नहीं है कि इस दौरान सुरक्षा बल कितने मारे गए। मैंने कोशिश किया था लेकिन मैं उसको निकाल नहीं पाया आंकड़े को। मारे गए होंगे कुछ लोग, जख्मी कई लोग हुए होंगे। तो मेरा ये कहना है सरकार को बातचीत की पहल करनी चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि ये नक्सलियों पर जिम्मेदारी अधिक है बातचीत करने की, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा
लोकतंत्र में आज जो सरकार है, जो पार्टी सरकार पर है, आज जो सरकार है, वो इसलिए है सरकार में कि उसका लोकतंत्र पर भरोसा है, इसलिए है। इसलिए वो चुनाव में शामिल होती है, जीत कर सत्ता पर आती है। नक्सलियों का नहीं है भरोसा, उनकी जिम्मेदारी सरकार के बराबर नहीं है। सरकार को पहले पहल करनी है, जो कि की है इस सरकार ने। गृह मंत्री विजय शर्मा की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये पहल की है, लेकिन इस पहल को एक लॉजिकल कंक्लूजन जिसको कहते हैं, एक तर्क संगत अंत तक पहुंचाने की भी जरूरत है। बातचीत शुरू होनी चाहिए। कैसे हो सकती है ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है, छत्तीसगढ़ की सरकार भी और केंद्र सरकार भी। इन्होंने उत्तर पूर्व में बहुत सारे संगठनों के साथ लगातार पिछले 10 साल में समझौते किए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कितने कितने ही संगठनों के साथ समझौते हुए हैं उत्तर पूर्व के, समारोह पूर्वक फिर दस्तखत हुए हैं उस पर। ऐसा चलते रहता है, आंदोलन भी चलते रहते हैं, समझौता वार्ता भी चलते रहती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी भी पक्ष को पहले ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि ऐसा होगा तो बात करेंगे, संविधान पर भरोसा करो तो बात करेंगे। संविधान पे ही भरोसा हो जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, फिर वो पुलिस से क्यों लड़ेंगे और सीआरपीएफ से क्यों लड़ेंगे। तो बस्तर में आज की ये खबरें अभी और आती रहेंगी। हो सकता है कि ये वीडियो एडिट होकर जब तक आपके सामने आए तब तक हो सकता है कि ये संख्या अगर बढ़ जाए, कोई और जानकारी आ जाए। फिलहाल मेरे पास दोपहर 3 बजे तक की जानकारी ये कहती है कि बीजापुर जिले में आज सुबह जो मुठभेड़ हुई है उसमें केंद्र और राज्य दोनों के सुरक्षा बल शामिल थे। उसमें अभी तक 9 नक्सलियों के शव मिले हैं। पुलिस के किसी जवान की शहादत की खबर इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुलिस यहाँ पर सुरक्षा बलों के साथ एक बेहतर स्थिति में मौजूद थी। उसके किसी नुकसान की, किसी के आहत होने की जानकारी अभी तक नहीं आई है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बतला देना चाहता हूँ। वो ये है कि बीजापुर का ये इलाका जो है, बस्तर का बीजापुर का इलाका, इस इलाके में आपको ध्यान होगा कि कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले एक नेता विक्रम उसेंडी पर गोली भी चली थी। ये गंगलूर का इलाका कहलाता है, ये गंगलूर थाना है वो इलाका है, राजस्व गांव है वो इलाका है, सब वो इलाका है गंगलूर का, उसके पास का इलाका है ये। यहाँ पर नक्सली लगातार मौजूद रहते हैं। ये उनके कब्जे का इलाका माना जाता है। वो इस इलाके से बहुत सारी भर्ती भी करते हैं, नक्सल काडर जो है इस इलाके से भर्ती भी करते हैं वो। तो मजबूत उनकी पकड़ इस इलाके में मानी जाती है। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले की बात है शायद, ये महाराष्ट्र में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी मुठभेड़ की थी जिसमें शायद 26 नक्सली मारे गए थे। सबसे बड़ा था शायद महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर था वो। 26 नक्सली मारे गए थे। उसमें से कई नक्सली बीजापुर के इसी इलाके के थे। भर्ती हुई थी, वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे, मारे गए थे। बाद में पता लगा था कि वो इस इलाके के रहने वाले हैं। अभी हालत ये है यहाँ पर कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी, उनके कैंप की मौजूदगी पिछले वर्षों में बस्तर में लगातार बढ़ती चली गई है। नक्सलियों की मौजूदगी बढ़ नहीं पा रही है, भर्ती उनकी बढ़ नहीं पा रही है। वो 10 लोगों को भर्ती करते हैं तो 12 लोग उनको छोड़ के चले भी जा रहे हैं। शायद उनको खतरा लग रहा है, शायद नक्सलियों के नियत पे उनको भरोसा कम लग रहा है। मुझको सरकार के एक व्यक्ति ने आज एक बात कही है जिसको मैं दूसरी तरफ से कहीं से उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास किसी नक्सली से अभी कोई संपर्क नहीं है कि मैं उनसे इस बात की पुष्टि करूँ। सरकार के एक व्यक्ति ने, वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझको ये कहा है कि नक्सली केवल गरीबों के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हों, ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया। ये गरीबों से चावल छीन के ले जाते हैं, मुर्गा छीन के ले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं। नक्सलियों का, गरीब किसानों का धान खरीद लेते हैं, उसको बाद में खुद बेचते हैं। इनको कहीं से पैसा मिलता है मनरेगा के मजदूरी का, किसी का, उसमें से पैसा ले लेते हैं। ऐसा सरकार के एक व्यक्ति का कहना है कि बस्तर में नक्सली इस तरह से काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर ऐसा हो रहा होगा
तो उन्होंने जनता का विश्वास खोया होगा और लोग उनको छोड़ के जा रहे होंगे। तो मैं बीजापुर के इस इलाके के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर नक्सलियों को छोड़कर भी लोग जा रहे हैं, नक्सली यहाँ भर्ती भी कर रहे हैं। इस इलाके को उन्होंने एक ट्रांजिट पॉइंट, ट्रांजिट रूट की तरह, आने जाने के रूट की तरह इस्तेमाल किया था। यहाँ उनकी मौजूदगी थी। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने पहली बार बड़ी संख्या में जाकर चारों तरफ से कल से घेरा डाला था। आज ये मुठभेड़ हुई है, इसमें शायद घिर गए नक्सली बहुत बुरी तरह, और सुरक्षा बलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई शहादत नहीं हुई है। इतनी जानकारी है। आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगती है, और ये बातचीत खासकर मैं इस बात पर जोर देते हुए ख़त्म कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, उसके अपने ज़मीन पे काम करने वाले लोगों से उसको बातचीत करनी चाहिए। चाहे वो गैरकानूनी काम कर रहे हों, चाहे हथियारबंद आंदोलनकारी हों, नक्सली हों, मणिपुर के उग्रवादी हों, पंजाब और कश्मीर में किसी समय काम करने वाले खालिस्तानी या अलगाववादी कश्मीरी हों, जो भी हों, सरकारों को बात सबसे करनी चाहिए, अपने ज़मीन के लोगों से, अपने नागरिकों से। सरकार तो पड़ोसी या दुश्मन देश से भी बात करती है, अपने ज़मीन के अपने नागरिकों से तो बात करनी ही चाहिए, चाहे वो संविधान को न माने, चाहे वो लोकतंत्र को न माने, उनसे बात करनी चाहिए। बात करके उनको सहमत कराना चाहिए कि संविधान से क्या क्या फ़ायदा होता है, लोकतंत्र से क्या क्या फ़ायदा होता है। आपको अगर हमारा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया आजकल नाम का ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये लिंक भेजिएगा आगे। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने बातचीत की जो पहल की है उस पर नक्सलियों को सचमुच आगे आकर बातचीत करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप टिप्पणी कीजिएगा। लेकिन जो नक्सल मोर्चे से दूर हैं उनकी ज़िंदगी भी छोटे बड़े कई किस्म के मोर्चे रहते हैं। मैं उसमें से एक बात कहना चाहता हूँ, गर्मी आ गई है बहुत बुरी तरह से। आप अपने आसपास अगर किसी को देखें कि वो पाइप लगाकर पानी डालकर धो रहे हैं कार को, रोज़ ड्राइवर रख लेते हैं लोग, वो ड्राइवर सवेरे से धोने लगते हैं कारों को, धार से पानी डाल कर धोने में मज़ा बहुत आता है। थोड़ा सा रोकने टोकने की कोशिश कीजिए, उनको बतलाइए कि पीने का साफ़ सुथरा पानी इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बाल्टी पानी लेके और एक कपड़ा लेके भी पोंछा जा सकता है कार को, उतना काफ़ी है। कार को ले जाके कहीं कोई गहने के डिब्बे में थोड़ी रखना है कि उतनी साफ़ रहना चाहिए, फिर उसको सड़क पे निकलना है, फिर गंदी हो जाएगी। पानी को बचाने की कोशिश कीजिए। चाहे कोई गैर ज़रूरी तरीके से अपने घर और दुकान के सामने की सड़क और ज़मीन को धोते हैं लोग, मैं रोज़ देखता हूँ। पानी इतना धरती पे बचा नहीं है, आज मिल रहा है यहाँ पर पानी, आज आदत सुधार लेनी चाहिए। अपने आसपास पानी की बर्बादी देखकर चुप मत रहिए, कोशिश कीजिए बोलने की। कम से कम मेरी इस बात को, मेरी इस अपील को, इतने ही हिस्से को काट के आपको भेजना हो तो भेज दीजिए। पानी को बर्बाद मत कीजिए। फिर मिलेंगे।